तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अपनी काफ़ी सारी सीरीज अलग अलग साइड बाय साइड चल रही है। जैसा जैसा ऊपर वाला नॉलेज में बढ़ोतरी करता जाता है, वैसे वैसे अपन उन सीरीज पे बात करते हैं। क्योंकि अब शुरुआती क्लासेस में हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स के बारे में बात करा, जो जो उनने नियम कायदे सिद्धांत बताए हैं होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए। पोटेंसी की कैसे यूज़ करें, केस किस तरीके से लें, इवैल्यूएशन किस तरीके से करें, रिपीटिशन किस तरीके से करें, दवा देने के बाद ऑब्जर्वेशन कैसे करें, उन ऑब्जर्वेशंस को समझकर आगे क्या करना है, कैसे डिसाइड करें। लॉट ऑफ वर्क, आवर होम्योपैथिक लिटरेचर इज एक्सट्रीमली रिच। ओके, अब जैसे जैसे अपनी क्लासेस बढ़ती जा रही हैं तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस पे बात करें। ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पहले ही बता दूं कि अपन आज अपनी जो एंगर सीरीज चल रही थी उस पे थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग पे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, माइंड के थ्रू जब हम समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन माइंड को और सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार गफलतें होती हैं, गलतियां होती हैं। इट इज बाउंड टू बी हैपन, होगी ही होगी। क्योंकि उसको हम कोशिश करते हैं सिर्फ वर्ड टू वर्ड समझने की, जबकि महान डॉक्टर जे.एन. कांजीलाल सर ने ये कहा है कि मेंटल सिम्टम्स शुड नेवर बी आस्क्ड, ऑलवेज टू बी ऑब्जर्व्ड। हमेशा उसका ऑब्जर्व करना है आपको। तो मेंटल को फील करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है हमारी प्रैक्टिस में, और सभी की प्रैक्टिस में होता होगा और होगा, कि आप कुछ और सोच के कि भाई मैं इस रूब्रिक को इस तरीके से समझता हूं, लेकिन जब आपका सामना होता है कई बार तो आपको लगता है यार ये तो कुछ और ही तरीके से, इसका एहसास, इस रूब्रिक का एहसास, इस रूब्रिक की फीलिंग जो हुई वो तो बिल्कुल अलग ही तरीके से हुई। ठीक है, जब सत्य से सामना होता है, सत्य बोले तो जब ईश्वर सत्य है बोलते हैं ना, जब ऊपर वाले से सामना होता है, मतलब सत्य से जब आदमी का सामना होता है तो क्या होता है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हर फीलिंग्स को बारीकी से समझें। और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध स्टेशन है, दिल्ली का रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, बहुत फेमस है। वो उस स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन स्टेशन इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पास में ही एक बहुत महान एनलाइटेंड पर्सन की कब्र है, मजार है, हजरत निजामुद्दीन। ही वॉज एन एनलाइटेंड पर्सन,
जस्ट लाइक बुद्धा, बट जब भी कोई खिलता है तो वो अपने तरीके से खिलता है, क्योंकि साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है, ऊपर वाला एक जैसा दूसरा बनाता ही नहीं है। ठीक, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो उनके एक शिष्य थे। आप जो भी हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो शायद आप जानते होंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, उनके बहुत सारी कविताएं और ये सारी चीजें, क्यों पढ़ी है, सुनी है ना अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। उनके अंडर में प्रैक्टिस करते हुए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हुए, जब अमीर खुसरो को पहली पहली बार थोड़ी बहुत एनलाइटनमेंट की झलक मिली, जब एनलाइटनमेंट फील हुआ, तो उन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से अपनी एक कविता में बयान किया है। सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो अनप्रेजुडिस माइंड की कंडीशन आप समझ पाओगे। वो कहते हैं, बहुत फेमस ये गाना भी है, सूफी सॉन्ग है ये, सूफियों ने गाया है इसको। ये आपको गाते हुए मिल जाएंगे आबिदा परवीन जैसे लोग, ये आपको गाते हुए मिल जाएंगे नुसरत फतेह अली खान साहब के लोग। ये सूफियों ने गाया है इसको। वो कहते हैं अमीर खुसरो, अपना एनलाइटनमेंट का, अपना आत्म साक्षात्कार का, अपने ईश्वर साक्षात्कार का, आप जो भी कह लें, अपने एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस वो बयान करते हुए कहते हैं कि अपनी छब बनाए के, अपनी छब बनाए के, एक अपनी छवि बना के, एक अपनी पर्सनालिटी जो हम जानते हैं कि हम हैं, मैं हूं, या मैं ये समझता हूं, मेरी ये समझ है, अपनी एक छवि, अपनी छब बनाए के, जो मैं पी के पास गई, पी मतलब प्रेमी के पास गई। और सूफी जो होते हैं वो ऊपर वाले की इबादत क्या मान के करते हैं, उसको अपना प्रेमी, अपना महबूब मान के करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत, सही है ना, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो कहते हैं जब अपनी छब बनाए के मुझे पी के पास गई, तो छब देखी जब पिया की, तो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन ली, मुँह से नैना मिलाई के। उसने, सत्य ने मेरी छाप और तिलक सब छीन ली जब उसने मुझसे नजरें मिलाई। और छाप और तिलक क्या है? छाप, बचपन से जो भी आपके ऊपर छाप पड़ी है, जो भी आपके संस्कार है, जो भी आप समझते हैं कि मैं ये हूं, छाप। और तिलक, तिलक धर्म का प्रतीक है, सब छीन ली। जब सत्य से सामना हुआ तो सारे प्रेजुडिसेस विदा हो गए। ये हम क्यों बात कर रहे हैं कि ऐसा आपका सामना होगा कि आप सोच के कुछ और जाओगे मेंटल रूब्रिक को कई बार, कि हम इसको ऐसा समझते हैं और ये ऐसा हमको मिल गया, पर जब हमारा उससे सामना होता है, रिजल्ट्स हमको नहीं आते हैं। रिजल्ट से पता चलता है कि हम राइट हैं कि रॉन्ग है, या अनफेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह के कैंट ऑब्जर्वेशन आते हैं कि पहले तो अम्लियोरेशन आया, बाद में एग्रावेशन और स्ट्रॉन्ग आ गया। ये अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट अम्लियोरेशन देन एग्रावेशन, इस तरह के, या कुछ न्यू सिम्टम्स आ जाते हैं, या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आता है कि यू वाज रॉन्ग जब आपने इसको ऐसा समझा था। एक पेशेंट जिसको नर्वस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, यंग लेडी 35-36 ईयर्स के आसपास की होगी, अराउंड 32, अपने हस्बैंड के साथ अपने इन-लॉज से अलग रहती है। सालों तक उनके साथ जब रही, और उसका हस्बैंड, वो बेचारा अपने माँ बाप के प्रति भी डिवोटेड,
परिवार के भी तरफ डिवोटेड टाइप का, लॉयल टाइप का, नेट्रम्यू टाइप के लोग। आपके पास रूब्रिक है, अगर आप माइंड चैप्टर में जाएं, खोलें, सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड खोलें, लॉयल, समर्पित लोग, लॉयल बोले तो समर्पित, ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित टाइप के लोग जो रहते हैं। 3 रेमेडीज आर गिवन, कालिकार फर्स्ट ग्रेड, नाइट्रोम्यूर सेकेंड ग्रेड एंड कैलकेरिया सिलिकाटा इन थर्ड ग्रेड। उस टाइप का उसका हस्बैंड, पेशेंट का कहना, सालों तक हमने अच्छी सेवा की है अपने सास ससुर की, लेकिन वो और ये तरीके से रहते हैं, और उनका छोटा भाई थोड़ा सा उद्यमी टाइप का है, उसकी भी शादी हो गई, उसके हस्बैंड के भाई की, छोटे भाई की, तो वो कुछ भी करें उनका वो नहीं देखते थे। हमारी हर गलती पे हमको बातें सुनाई जाती थी। क्या कह रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज अनफेयर ट्रीटमेंट। वो क्या कह रही है हमारे साथ, पार्शलिटी। और जब किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है किसी भी वजह से, मैंने नहीं किया था, मुझ पर फिर भी झूठा इल्जाम लगा के फंसा दिया था मुझे, मेरे बाप ने मुझे कम दिया और मेरे भाई को ज्यादा दे दिया, तब से मैं अनफेयर ट्रीटमेंट। तो अनफेयर ट्रीटमेंट अगर किसी के साथ हो, किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ कुछ गलत हो जो कि न्यायपूर्ण नहीं है, अनफेयर है, फेयर नहीं है, तो जब किसी के अंदर ऐसा गुस्सा पैदा होता है तो एंगर की कौन सी ब्रांच हम लेते हैं, इंडिग्नेशन। दिस इज द फीलिंग ऑफ इंडिग्नेशन। ये बताते हुए वो रोने लग गई। तो हमने तुरंत आदतन ये सिम्टम, ये रूब्रिक ले लिया कि वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस। चलो अपन ये 2 रूब्रिक लेते हैं। पहला रूब्रिक उसका था एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन, अपना क्रोध व्यक्त कर रही थी वो। ठीक है ना। देखो माइंड चैप्टर में एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, इंडिग्नेशन विथ, एक तो अपन ने ये ले लिया, ठीक है ना, और एक अपन ने ले लिया वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस। ठीक, है ना, वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस। ये जब हम लेते हैं तो हमारे पास 4 रेमेडी आ जाती हैं, स्टेफिसग्रिया, नेट्रम्यूर, ब्राइनिया, कार्सिनोसिन। और जिस सिम्टम के लिए उन्होंने हमको कांटेक्ट किया, स्ट्राइकिंग सिम्टम, जिसके लिए पेशेंट खुद कांटेक्ट करता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बताता है, जिसके लिए वो परेशान है कि उसका शरीर में कंपन बहुत होता है, उसका नर्वस सिस्टम वीक हो गया, ये सब चीजें, कि क्रोध आग जलाता है। बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध ने क्या कहा है, द ग्रेट महात्मा बुद्ध हैज सेड दैट क्रोध, गुस्सा में किसी की वाट लगाने की या किसी की वो करने की, गुस्सा किसी के ऊपर जो चाहत होती है, नफरत जो होती है, वो बोले कि एक जलते हुए कोयले के समान होता है। पहले बोले आपका हाथ जलता है,
वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप अपने हाथ में एक जलता हुआ अंगारा लेके किसी और पे फेंकने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आप जलोगे उससे। ठीक। सो नर्वस सिस्टम की ये कंडीशन हो गई। और जब हम जनरलिटीज में जाते हैं और उसमें देखते हैं ट्रेम्बलिंग एक्सटर्नली, वेक्सेशन फ्रॉम, ट्रेम्बलिंग एक्सटर्नली, एंगर से रिलेटेड अगर कुछ है तो वहां पे इनको ये उसको वो नहीं करती। और उसका ये कहना था कि इतना तंग किया है मेरे को इन लोगों ने, मैं बता रही हूं डॉक्टर साहब, इतना परेशान किया है मेरे को इन लोगों ने। डॉक्टर सुमन सुन रही थी, वो यहीं बैठी हुई, इतना परेशान किया ना कि मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि इनको जेल करवा देना चाहिए। ये मेंटल स्टेट समझना, कोई इतना त्रस्त हो गया कि अब कुछ वो रिटेलिएट करने जैसा उसके अंदर आ रहा है, हेट्रेड विथ रिवेंजफुलनेस आ रहा है उसके अंदर। लेकिन ये मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करो, ये एक एंगर का प्रकार है, इंडिग्नेशन से अलग, जो कि अनफेयर ट्रीटमेंट से उपजा था। लेकिन अब मैं एंगर के जिस पार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वेक्सेशन। तो ये सब समझ के एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन विद भी है, जैसे कि इंडिग्नेशन विद भी है वहीं पे नीचे। तो उसके हिसाब से द रेमेडी सिलेक्टेड वाज ब्रायनिया, एंड ब्रायनिया वाज गिवन एंड देयर वाज नो रिजल्ट। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से शायद उस वक्त ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं हुई, सही चीज दिमाग में नहीं आ पाई। लेकिन रिजल्ट ने बताया कि हमको फिर से इसमें देखना पड़ेगा, कुछ तो है। तो जो वो बात करते करते रोई थी, पहले तो वेक्सेशन को समझ लें आप, जैसे मैंने आपको इंडिग्नेशन समझाया वैसे वेक्सेशन को समझ लें। वेक्सेशन से अपनी रिपर्टरी भरी पड़ी है। सर दर्द वेक्सेशन के बाद हेड चैप्टर में मिल जाएगा, चेस्ट पेन वेक्सेशन के बाद वो आपको चेस्ट चैप्टर में मिल जाएगा, पाल्पिटेशन वेक्सेशन के बाद, डलनेस वेक्सेशन के बाद, स्लीपलेसनेस वेक्सेशन के बाद, वीकनेस वेक्सेशन के बाद, माइंड से लेके जनरलिटी तक वेक्सेशन भरा हुआ है। एंगर सीधे सीधे लिख देते, वेक्सेशन क्यों लिखा भाई? क्योंकि वो एंगर इज अ बेसिक इमोशन। इंडिग्नेशन, इरिटेबिलिटी, रेज और वायलेंस और वेक्सेशन, ये सब उससे निकले हुए हैं। तो जो हमारे पास बिल्कुल सामने घट रहा होता है, हमको पूछना नहीं पड़ता है, वो मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम होता है, जो वो बात करते करते रोई थी, जिसको हमने ये समझ लिया था कि वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस। लेकिन अपन अगर वेक्सेशन को प्रॉपरली समझ लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस नहीं था, ये कुछ और था। वेक्सेशन को समझने की कोशिश करना। वेक्सेशन एक चिड़ी हुई अवस्था है इंसान की, एक एनॉयड स्टेट है, एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेट है। लेकिन इसकी फीलिंग समझने की कोशिश करना कि आपको कहीं सुबह जल्दी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप उतरे और आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी चालू करी, और एक बार, दो बार और तीन बार आप ट्राई कर रहे हैं, और फिर जब आप ऐसी कंडीशन चिढ़ जाते हैं, अरे यार दिमाग खराब हो गया यार, बहुत हो गया यार इसकी, कई लोग उतर के सीधे लात मार देते हैं। एनॉयड, बॉस, किसी की आगे की बॉस हमेशा डांटता रहता है, लोगों के सामने इंसल्ट करता रहता है, जब देखो जब डांटता रहता है, लेकिन अब इधर, अब तो मैं इसकी, अब बहुत हो गया, दिमाग खराब हो गया। ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन से अभी कुछ दिन पहले एक लेडी बोल रही थी,
अपनी सास के बारे में बताते हुए, इतनी चीप हरकत करने की आदत है उनकी। पहले तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया है इतने दिनों तक, अब तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ, है ना। अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल चिढ़ गया है, मैं तो बोल देती हूँ, ऐसी स्टेट, मतलब एनॉयड, अब बहुत। फीलिंग समझने की कोशिश करना, मैं कई तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके किसी फ्रेंड ने आपको खाने पे इनवाइट किया, आप बोले नहीं आ सकता यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, साल भर कोशिश कर रहा था इस चीज के लिए, तब जाके आज ये काम मिला है, नहीं यार आना तो पड़ेगा ही। अब किसी तरीके से मैनेज करके उस इंपॉर्टेंट काम को, बड़ी मुश्किल से, बड़ी टाइट सिचुएशन में किसी तरीके से उसके यहाँ गए कि यार दोस्त है, इतना जोर दे के बोल रहा है, और गए तो उसके जब पहुंचे तो गेट पे ताला लगा हुआ है और लिखा हुआ अप्रैल फूल। सी, ये कोई तरीका है? ये स्टेट, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल एकदम, ये तो हद हो गई। दिस इज द फीलिंग ऑफ वेक्सेशन। वो क्या बोल रही थी बात करते हुए? वो बोल रही थी रोते रोते, इनने मुझे इतना तंग इतने दिनों तक किया है ना, कि अब तो मेरे को ऐसा फील होता है कि जेल करा दूं, मतलब अब बहुत हो गया, अब हद हो गई, अब अति हो गई। ऐसी स्टेट। तो वो जो सिम्टम हमने लिया था, वो सिम्टम सिम्टम सिम्टम, और ये काफी समय पहले हुआ, अभी तो काफी वक्त से वो अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही है, ठीक है ना। तो हमने वीपिंग वाइल, सोचो, वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस को हटाया, और हमने लिया रूब्रिक वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम के अंदर ओल्ड वेक्सेशन। पुराने टाइम में किसी ने बहुत दिनों तक प्रताड़ित किया था, पुराने टाइम में किसी ने बहुत समय तक परेशान किया था, तो उसके प्रति जब नाम आता है, याद आती है उसकी, तो वैसी मेंटल स्टेट हो जाती है कि यार इन्होंने अति कर दी, अब तो बिल्कुल किसी को भी। कई बहुएं बोलती मिलती हैं, अरे बहुत तंग किया इनने मुझे, बहुत बर्दाश्त करती थी मैं, अब तो भले इनसे मेरा झगड़ा हो जाए हस्बैंड से, लेकिन अब वो लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल भी किसी तरीके से उनको इंटरटेन कर नहीं करती, अपना काम कर देती हूँ, बस अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत हो गया, कोई बात होती, कोई नौकर लेके आए हो क्या, शादी हो क्या है, अधिकार है हमारे। दिस इज दिस इज कॉल्ड वेक्सेशन। ये फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, शब्दों में ना जाएं, वर्ड्स में ना जाएं, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, उसको बार बार इमेजिन करें, हम उसको अपने आप को उसकी जगह में रख के सोचें कि हम इस कंडीशन में फंसे तो हमारे को कैसी फीलिंग होगी, और उस फीलिंग को जब आप अनप्रेजुडिस माइंड होते हैं, खाली होते हैं, तो फिर सत्य से साक्षात्कार होता है आपका। असली चीज समझ में आती है, फिर वो आपकी अपनी होती है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। अपने पास रूब्रिक है, वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम ओल्ड वेक्सेशन, इसको हटा के अपन ने ये किया, और ट्रेम्बलिंग एक्सटर्नली फ्रॉम वेक्सेशन, जनरल सिम्टम, जो स्ट्राइकिंग सिम्टम, वो भी कवर हो गया। नाउ द रेमेडीज आर, अब कैमोमिला होगी या लाइकोपोडियम होगी। देखो, समझ में आ गई कैसे पूरा चेंज हो जाता है, थोड़े से में भी, थोड़े से में भी, अगर आप शब्दों में चले जाते हो, आप वर्ड्स में चले जाते हो, और बिहाइंड उसकी फीलिंग, क्योंकि एक ही चीज को लोग कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अभी मैंने आपको वेक्सेशन के कितने सारे एक्सप्रेशन बताए, बट फीलिंग इज सेम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन है, और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा रूब्रिक है भाई,
जब आप वेक्सेशन देखते हैं अपनी रिपर्टरी में तो आपको करीब करीब हर चैप्टर में मिल जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन फेस किया, मान लो कि कोई आ गया आपके पास, सर दर्द लेके, बहुत सर दर्द हो रहा सर, क्या कोई परेशानी है, कोई क्या हुआ, कुछ खाने में आया था, कोई फिर एक्सपोजर हुआ, ठंड वंड में गए, कोई टेंशन तो ना हुआ। एक नेचुरल सी बात एक होम्योपैथ पूछता है, कॉजेशन ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसा डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है एफोरिज्म 5 में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज एज वेल एज और एक्यूट डिजीज में भी, द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज। इस कोशिश में हाँ, बस वो कल क्या है कि थोड़ा सा कहा सुनी हो गई ऑफिस में। क्यों? बॉस से हो गई। अरे बहुत दिन से देख रहा था, किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, ये भी नहीं देखता था है? कल तो अति होगी, कल अच्छी कहा सुनी होगी, उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, सर दुख रहा है। आप खोलेंगे चैप्टर हेड चैप्टर, और हेड चैप्टर के अंदर खोलेंगे पेन, वेक्सेशन आफ्टर, सी 21 remedies are given. That means केस कंप्लीट नहीं है। और यहीं पे अगर आगे उसने ये बोल दिया कि डॉक्टर साहब, और सरदर्द के साथ ये भी हो रहा है कि काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि काम करना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके बाद से क्या है ना, काफी मतलब सुस्ती सी लग रही है, एक जो फ्रेशनेस रहती है ना वो फील नहीं हो रही है। तो अगर आप देखें तो आप माइंड चैप्टर में जाएं, माइंड चैप्टर में देखें डलनेस वेक्सेशन आफ्टर, देखें और यहीं पे वो ये बोले कि फिर काम में भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि काम करने बैठ रहा हूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा कल से चिढ़ बैठी हुई है दिमाग में, कल कहा सुनी होगी। दैट मीन्स कंफ्यूजन, वेक्सेशन आफ्टर, सी सिंगल रेमेडी नॉट सो बिग अ गिव, सी मिले। और पहला वाला जो था वो जिसको बहस कहा सुनी हो गई थी और फिर सर दर्द हो रहा था, हेड पेन वेक्सेशन आफ्टर, और साथ में फ्रेशनेस भी फील नहीं हो रही है, डलनेस वेक्सेशन आफ्टर, आप जिन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आपको आता है इग्नेशिया। ये सब घटनाएं जो हैं इंसान की जिंदगी में आमतौर पे चलते फिरते होने वाली चीजें हैं, पहले लोग बाग नहीं समझते थे, तब नॉलेज का इतना भंडार नहीं था कि भैया, मेरी खुद की जब मैं शुरुआती मेरी प्रैक्टिस थी उस टाइम मेरी खुद की कलीग मुझसे बोलती है, अच्छा एक आया था मेरे पास दस्त का पेशेंट, हिस्ट्री थी आफ्टर गेटिंग वेट डायरिया, डलका मारा दिया था मैंने और मैंने ये सोचा कि भीगने के बाद ही हुआ होगा,
तो ये सोचकर, क्योंकि वो बता रहा था कि उसके दूसरे दिन से ही दस्त लगे हैं जिस दिन बारिश में भीगा था। तो मेरी कलीग ही होम्योपैथी में साथ में पढ़ने वाली मुझसे कहती है, भीगने से कोई डायरिया होता है? ये वही है अभी लकीर के फकीर कि कुछ खाने पीने से ही डायरिया होता है। भाई डरने से भी डायरिया होता है, गुस्सा करने से भी डायरिया हो सकता है, किसी भी एक्सपोजर से बॉडी रिस्पॉन्स कर सकती है। तो क्या एक्सपोजर था? आप अपनी किस मेंटल स्टेट का शिकार हुए? 7 डेडली सिंस जो बताए गए हैं बाइबल में, उसमें से आप किसका शिकार हुए? कौन से शैतान का आप शिकार हुए? आप इंडिग्नेशन के शिकार हुए, आप वेक्सेशन के शिकार हुए, आप जेलिसी के शिकार हुए, और फिर बॉडी क्या रिस्पॉन्स करना चालू कर रही है जो भी आ रहा है। ये होता है टोटल कंप्लीट सिम्टम। अभी कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सारे सिम्टम्स बोले मिल रहे हैं, लेकिन अगर चिली, वो हार्ट पेशेंट है लेकिन वो मेडिसिन चिली है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि गो विथ एसेंशियल टोटलिटी। कोई प्रेजुडिस नहीं माइंड में। स्ट्राइकिंग, अनकॉमन, पिक्यूलियर, ये सब चीजें हैं आपके पास। देन व्हाई? क्यों कोई प्रेजुडिस पालना? कई बार आप देखे हैं एक्सट्रीमली चिली पेशेंट है, प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी लेके आया, नाइट्राम्यूर से ठीक हो गया, जिसको हम हार्ट मेडिसिन कहते हैं। देखा है कि नहीं तुमने? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड प्रोमिनेंट जब तक ना हो, फिर तो अपन स्ट्राइकिंग को तो छोड़ ही नहीं सकते ना। अगर एक्यूरेसी चाहिए तो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स को कोशिश करना कि ना छोड़े। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई मेंटल हो, बिल्कुल अनकॉमन, पिक्यूलियर, तो बात अलग है। ठीक है, जैसे कि कोई बहुत स्ट्रांग तरीके से वो बता रहा है, बहुत ही भयंकर, कि मेरे को खूब खांसी होती है, सुबह के वक्त उठता हूँ, आप ढूंढ रहे हैं कि हाँ कफ एग्रावेटेड मॉर्निंग, फिर उसके बाद मेरे को ना उसमें सफ़ेद और गाढ़ा बलगम निकलता है, बोले अरे कफ का कैरेक्टर भी मिल गया। तो आप एक्सपेक्टोरेशन में देख लेते हैं कि थिक एंड वाइट एक्सपेक्टोरेशन, अभी भी आपके पास काफ़ी सारी रेमेडीज हैं, आप उन्हीं में उलझ रहे हैं। और अचानक से स्ट्राइकिंग जो बता रहा है, जो उसको हो रहा है, और अचानक से वो बोलता है, एक तो साला आज ये पेट भी खराब है, बोले जब भी मेरा पेट खराब रहता है, खराब मतलब बोले जब पेट साफ नहीं होता, कब्ज होता है जब भी, तो मेरे को बहुत खांसी होती है, फिर सांस चलने लगती है, मतलब अस्थमा जैसे तक पहुंच जाता है। तो ये अनकॉमन पिक्यूलियर कि कॉन्स्टिपेशन जब होता है, एग्रावेशन होता है उसको किस चीज में? अस्थमेटिक में, कफ में, जैसे सीपीएस सिलेक्ट हो गई लो, जिनपे हम उलझ रहे थे एक्सपेक्टोरेशन में और मॉर्निंग कफ में, और रिजल्ट ऐसा है कि वो ठीक हो गया। बात समझ में? तो एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज के साथ और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ धीरे धीरे चीजें ग्रो करती हैं। द की इज परसिवरेंस। ऐसी गलतियां करते ही चले आ रहे हैं, हम भी आज भी करते हैं। नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट होने का गुण सिर्फ ऊपर वाले का है। अल्लाह समद, क्या बोलते हैं? ईश्वर ही परफेक्ट है। ठीक, स्टॉप।